हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो टॉपिक है, इसका पूरा टॉपिक हम एक वीडियो में कवर नहीं किए हैं। 3-4 वीडियो में कंप्लीट होने वाला है ये वीडियो। तो इसका पहला पैराग्राफ जो हम पढ़े थे वैदिक सभ्यता का, लूसेंट पेज नंबर 6 में दिया है। मेरा बुक है 16वां संस्करण 2023 का। तो एक पैराग्राफ मैंने कंप्लीट कर चुका है, तो उसका जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। ये वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 है और अभी 3-4 वीडियो में कंप्लीट होगा। वैदिक सभ्यता का अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया है, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, अब हम कहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। वैदिक सभ्यता का एक पैराग्राफ देखिए, बुक में देखेंगे, लूसेंट के बुक में देखेंगे ना, तो ऐसे करके दिया है। देखिए, लूसेंट का बुक है ना, तो एक साइड ये दिया है, एक साइड ये है, तो मतलब लेफ्ट और राइट दो साइड में दिया रहता है। तो मैं अभी वैदिक सभ्यता का एक साइड का पढ़ा चुकी थी, यानी कि मेरे पेज नंबर 6 में दिया है मेरे बुक में। तो एक साइड का मैंने लेफ्ट साइड का पढ़ा है, अभी राइट साइड का पढ़ाने वाली हूँ। तो वो देखिए, उस पेज को डायरेक्टली यहाँ पे दिखाया गया है। देख लीजिए यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं ना आप, इस पेज को डायरेक्ट यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे इस पेज के यहाँ पे दिखाया गया, ये राइट साइड का है लाइन। देखिए, अब पढ़ेंगे हम, एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे और समझाते जाएंगे। और ये जो नोट्स है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि देखिए बुक में ऐसे लाइन बाय लाइन, ऐसे लाइन लाइन करके दिया है, तो हमको पढ़ने में उतना आसानी नहीं होता है, हम समझ नहीं पाते। ऐसे पढ़ तो लेते, बट वहाँ से हम क्वेश्चन नहीं बना पाते, क्वेश्चन ढूंढ नहीं पाते हैं। और जबकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ कि इसमें से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि समीक्षा अधिकारी में पूछे जा चुके हैं। आपको बताऊंगी कौन से क्वेश्चन, यहाँ से कौन सा वो लिया गया है कि एक क्वेश्चन है जो कि समीक्षा अधिकारी में डायरेक्ट यहीं से उठा के पूछ लिया था। तो चलिए देखिए, समझते हैं, एक एक लाइन को समझेंगे। देखिए, पहले बुक का पढ़ेंगे लाइन, फिर उसके बाद हम उसको अपने से जैसे लिखे हैं तो उसको हम आसानी से समझा देंगे, और आप उसका नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो। देखिए, पढ़ेंगे पहले लूसेंट का लाइन। आर्यों का समाज प्रति प्रधान था। कैसा था? आर्यों का समाज प्रति प्रधान था। यहाँ पे पिंक कलर में दिया है ना, यहाँ आर्यों का समाज कैसा था? प्रति प्रधान था। तो देखिए, आर्य का सामाजिक संरचना कैसा था? आर्य का सामाजिक संरचना यानी कि आर्य का समाज था वो प्रतिशतात्मक था। कैसा था? प्रतिशतात्मक था। आर्य का समाज प्रतिशतात्मक था। तो आर्य का जो सामाजिक संरचना है वो प्रतिशतात्मक था। अब देखिए, यहाँ पे बुक में देखिए, समाज की सबसे बड़ी, सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? सबसे छोटी इकाई कुल थी, परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया कौन होता था? कुलप होता था। जिस कुल का मुखिया किसको बोलते थे? जिसका मुखिया कुलप यानी कि पिता होता था। कुल का मुखिया पिता होता था। जिसको कुलप कहा जाता था। जिसको क्या कहा जाता था? पिता को क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। देखिए, आर्य की जो सामाजिक संरचना थी तो कैसी थी? प्रतिशतात्मक थी। आर्यों का समाज प्रतिशतात्मक था। और आर्य की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार या कुल। परिवार या कुल, सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार या कुल। आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। और कुल का मुखिया कौन होता था? पिता, जिसे क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। कुल का मुखिया होता था पिता, जिसे कुलप कहा जाता था। तो इतना लाइन समझ में आया? अब देखिए, लूसेंट का एक एक लाइन हम समझ रहे हैं। देखिए, लूसेंट का हर एक लाइन को समझेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। और आप लोग बुक लिए रहिए और देखते रहिए कि हम लाइन बाय लाइन लूसेंट को कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, अब अगला लाइन है कि स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। यानी कि वैदिक सभ्यता में स्त्रियां जो थी अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। यानी कि वैदिक सभ्यता में स्त्रियां जो थी यज्ञ कार्य में अपने पति के साथ भागीदारी होती थी, अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी वैदिक सभ्यता में। तो इतना समझ में आया? अब अगला लाइन देखिए, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन वैदिक सभ्यता में नहीं था। यानी कि बाल विवाह नहीं था और पर्दा प्रथा भी नहीं था। वैदिक सभ्यता में बाल विवाह भी नहीं था और पर्दा प्रथा भी नहीं था। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था।
तो इतना समझ में आया। अगला लाइन देखिए, जो एरो करके ऐसे देखिए, एरो देख रहे हैं ना, लुसेंट का हर एक एरो ऐसे ही दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एरो को समझिए, हम हर एरो को समझा रहे हैं, हर एक लाइन को पढ़ पढ़ के समझा रहे हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिए, और इसको इस तरीके से ऐसे नोट से बना दिए हैं कि आपको एक बार में ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए अगला लाइन है, विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। यानी कि अगर जिसके पति मर जाते थे, जो विधवा हो जाती थी वैदिक सभ्यता में, तो वो अपने पति के भाई के साथ यानी कि देवर के साथ विवाह कर सकती थी। ये प्रथा का प्रचलन था वैदिक सभ्यता में। देखिए वैदिक सभ्यता में विधवा विवाह का देवर से संभव होता था, यानी कि पति के भाई के साथ वो विवाह कर सकती थी वैदिक सभ्यता में। तो इतना चीज़ क्लियर हुआ। अब अगला लाइन देखिए, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। देखिए वैदिक सभ्यता में स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति थी। वैदिक सभ्यता में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं। देखिए स्त्री शिक्षा प्रचलित थी वैदिक सभ्यता में, तो वैदिक सभ्यता में स्त्री शिक्षा प्रचलित थी। तो इतना चीज़ क्लियर हुआ। अब देखिए अगला लाइन समझिए, ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। देखिए ऋग्वेद में लोपमुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदेशी स्त्रियों का वर्णन है। ऋग्वेद में लोपमुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदेशी स्त्रियों का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। तो ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम्स में। और ये लुसेंट जो बुक है ना, यहाँ से हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, मतलब जो लुसेंट बुक है इसको पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि हर कोई भी एग्जाम होता है तो वहाँ से जीके जीएस का क्वेश्चन लुसेंट में ही से आता है। लुसेंट से ही क्वेश्चन पूछते हैं और कहीं से नहीं। और लुसेंट का हर एक लाइन पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है। तो देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए, लास्ट तक देखिए। देखिए अब अगला लाइन देखिए, उसी में नीचे देख रहे हैं ना, गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को क्या थी, शास्त्रार्थ करने की, यानी कि शास्त्रार्थ करने की चुनौती दी थी। तो याज्ञवल्क्य को चुनौती कौन दिया था? गार्गी ने याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने की चुनौती दी थी वैदिक सभ्यता में। देखिए हम ये वैदिक सभ्यता में पढ़ रहे हैं, वैदिक सभ्यता में पढ़ रहे हैं। अभी हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं, आर्यों के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। देखिए अब इसमें अगला लाइन देखिए कहाँ पर है ना, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू, या देखिए पिंक लाइन में लिखा है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। यानी कि जीवन भर जो शादी नहीं करती थी, यहाँ पे जैसे कि जो शादी नहीं करता तो हम लोग को कुंवारी बोलते हैं ना, कुंवारी होता है कि जो शादी नहीं करता उसको कुंवारी, ये मतलब जीवन भर कुंवारी है। तो ऐसे जो वैदिक सभ्यता था, वैदिक सभ्यता में अगर जो जीवन भर शादी नहीं करता था, विवाह जिसका नहीं होता था, अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। अमाजू, अविवाहित जो स्त्रियां थी जीवन भर, उनको अमाजू कहा जाता था। और वैदिक सभ्यता में वेद वेदांग पढ़ने वाले को क्या कहते थे? उपाध्याय कहते थे। देखिए यहाँ पे लिखा है लाइन, देखिए जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। यानी कि जीविकापार्जन के लिए जो वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक वो क्या था? पढ़ने वाला अध्यापक को उपाध्याय कहते थे। तो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन यूपी आरओ के एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है समीक्षा अधिकारी के। तो देखिए लुसेंट से ही क्वेश्चन सटीक पूछता है, क्योंकि लुसेंट जो बुक है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं बहुत बार, और बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि लुसेंट को ध्यान से समझिए। तो इतना समझ में आया। अगला लाइन है दर्शन प्रवर्तक सहित। अब देखिए ना, प्रमुख, ये पिंक बॉक्स देख रहे हैं लुसेंट की लाइन का, पिंक बॉक्स देखिए, हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं ना पिंक बॉक्स को। देखिए सिर्फ ये जो पिंक बॉक्स होता है ना लुसेंट का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको देखिए, प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक कौन है? देखिए चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? चारवाक ही हैं। देखिए यहाँ पे चारवाक दर्शन के प्रवर्तक हैं चारवाक। और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी।
पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। उत्तर मीमांसा उत्तर मीमांसा दर्शन जो है इसके प्रवर्तक कौन है? बद नारायण। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हैं बाद नारायण। तो उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं बाद नारायण। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं। और योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कणाद। और न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। देखिए ये थे दर्शन और उनके प्रवर्तक। यार अब देखिए फिर से देखिए, चारवाक दर्शन के प्रवर्तक चारवाक, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक बादनारायण, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। तो इतना चीज क्लियर हुआ। ये हम पिंक बॉक्स को देखें, पिंक बॉक्स सिर्फ पढ़ाए हैं। तो लुसेंट का हर एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो पिंक बॉक्स होता है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एकदम सटीक उठा के पूछ देता है क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, अब इतना समझ में आया। अब देखिए, अब वैदिक सभ्यता में जो आर्यों का वस्त्र और पेय था, पेय मतलब उन लोग जो पीते खाते थे। तो ये देखिए वैदिक सभ्यता में वस्त्र कैसा था आर्यों का। देखिए वस्त्र व पेय के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यहाँ पे देखिए लाइन एरो मार के दिया है, देखिए आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। फर्स्ट है वास, सेकेंड है अधिवास और थर्ड है उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा होता था। जो अंदर कपड़े पहनते थे आर्य लोग, उनको क्या कहा जाता था? नीवी कहा जाता था। देखिए अब इसको ध्यान से देखिए। अब हम इसको इस तरीके से नोट्स बना दिए हैं कि आप उसको ऐसे डायरेक्ट अपनी कॉपी पेन में लिख सकते हैं और आपको हमेशा याद भी रहेगा। तो ध्यान से देखते रहिए। तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। आर्य का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, जो कि वनस्पति से बनाया जाता था। यहाँ पे देखिए वनस्पति से बनाया जाता था। सोमरस जो था वनस्पति से बनाया जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, जो कि वनस्पति से बनाया जाता था। और आर्यों का वस्त्र कैसा था? आर्य का वस्त्र कैसा था? आर्य 3 प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे। आर्य जो थे वो 3 प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे। कौन कौन से? वास, अधिवास और उष्णीय। तो देखिए मुख्य पेय पदार्थ सोमरस, जो कि वनस्पति से बनाया जाता था, और वस्त्र वास, अधिवास, उष्णीय। और आर्य जो अंदर पहनने वाले कपड़े को, जो अंदर पहनने का वस्त्र होता था, उनको नीवी कहा जाता था। आर्य समाज में जो अंदर पहनने वाला जो वस्त्र होता था उनको नीवी कहा जाता था, नीवी। तो इतना लाइन क्लियर हुआ लुसेंट का। अब देखिए अगला लाइन देखिए। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं घृत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। तो इतना देखिए मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, जुआ, घृत क्रीड़ा। तो इतना मनोरंजन के साधन थे। आर्यों के मनोरंजन के साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, जुआ, घृत क्रीड़ा, ये सब आर्य के मनोरंजन के साधन थे। जैसे सिंधु सभ्यता में उनके मनोरंजन के साधन जो थे मछली पकड़ना और खेलना, चौपड़ वोपड़ था ना उनका सिंधु सभ्यता में। तो वैसे ही वैदिक सभ्यता में आर्य लोग जो थे उनका मनोरंजन का साधन था संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, जुआ, घृत क्रीड़ा। ये सब उनको मनोरंजन में लेते थे वैदिक सभ्यता में। तो इतना समझ में आया। और वैदिक सभ्यता को जो व्यवसाय था पशुपालन और कृषि था। जैसे सिंधु सभ्यता में उनका व्यवसाय अलग था, तो वैसे वैदिक सभ्यता में इनका व्यवसाय जो है पशुपालन एवं कृषि है। वैदिक सभ्यता में आर्यों का जो व्यवसाय है पशुपालन एवं कृषि। तो इतना समझ में आया। अब देखिए पशु, देवता व धातु। वैदिक समाज में, वैदिक सभ्यता में पशु, देवता व धातु के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पशु, देवता व धातु। अगला लाइन देखिए, गाय को अधन्या। ये देखिए यहाँ पे एरो मार के दिया ना लाइन को, हर एक लाइन को हम पढ़ा रहे हैं। गाय को अधन्या
न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। सोचिए, गाय गाय को मारने पे इतना बड़ा दंड दिया जाता था वैदिक सभ्यता में। गाय को मारने पे इतना बड़ा दंड दिया जाता था वैदिक समय, लेकिन अब तो गाय को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। अब तो मतलब अब तो बहुत सारा कांड हो रहा है गायों के साथ में। गाय के साथ बहुत दुर्व्यवहार जानवरों के साथ होता है। अब तो उसको इसी काट दे रहे हैं गाय को। सोचो, वैदिक सभ्यता में अगर गाय को कोई मार भी देता था, घायल करता था, तो उसको देश से निकालने की इतनी बड़ी सजा होती थी वैदिक सभ्यता में। तो इतना समझ में आया। जो गौ हत्या था वैदिक समाज में वो बहुत ही निषिद्ध था, मतलब बिल्कुल नहीं। गौ की हत्या करने वाले को जेल जाते थे और उनको देश से निकालने की वो होती थी, सजा मिलती थी वैदिक सभ्यता में। और आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। तो आर्यों का जो प्रिय पशु था, अब देखिए, गाय अधन्य, यहाँ पे अधन्य न मारे जाने वाले पशु यानी कि गाय को अधन्य कहा गया है वैदिक सभ्यता में। अधन्य, अधन्य का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य पशु यानी कि गाय, और उनको कोई मार या घायल भी नहीं कर सकता था। और आर्यों का जो प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। और आर्यों के प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। आर्य के प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। आर्य के प्रिय देवता इंद्र थे। इतना समझ में आया? अब देखिए, यहाँ पे देखिए लाइन, अगला लाइन है, आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी जिसे साम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। देखिए, आर्य द्वारा खोजी गई जो धातु थी वो थी लोहा। जैसे सिंधु सभ्यता में तांबा का प्रयोग हुआ था ना, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किए थे। तो वैसे ही वैदिक सभ्यता में आर्यों ने लोहा की खोज की थी। तो आर्यों ने वैदिक सभ्यता में, आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा है, तो लोहा की खोज आर्य द्वारा खोजी गई थी। तो आर्य जो थे उनको मतलब लोहा का खोज के थे, जिससे क्या कहा जाता था वैदिक सभ्यता में? श्याम अयस्क कहा जाता था। और तांबा को क्या कहा जाता था? लोहित अयस्क। तांबा को लोहित अयस्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लोहित अयस्क कहा जाता था। तो इतना लाइन क्लियर हुआ लुसेंट का? अब देखिए, नदियाँ ऋग्वैदिक यानी कि ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, अब नदियों के बारे में जानेंगे। तो अब देखिए, नदी के बारे में जानेंगे। पहले तो हम नदी के बारे में कहाँ पर लिखा है, यहाँ पे नदी। अगर नदी के बारे में पढ़ रहे तो हम पूरे मतलब जो नदियाँ वैदिक सभ्यता में नदियों से रिलेटेड जो भी बात कही गई वो एक ही बार में क्लियर कर लेते तो हमको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, हमको नोट्स बनाने में आसानी रहेगा। तो देखिए, नदियों के बारे में कहाँ पर लिखा गया है कि ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। तो देखिए, जो नदियाँ थीं, नदियाँ यानी कि वैदिक सभ्यता में नदियों के बारे में क्या कहा गया है? नदियों में वैदिक सभ्यता में सबसे सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी। वैदिक सभ्यता में सबसे सर्वाधिक पवित्र नदी थी सरस्वती नदी। और वैदिक सभ्यता में गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। वैदिक सभ्यता में यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है और गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है। और इसमें सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को मानी जाती थी आर्य समाज में। और इस नदी सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख हुआ है वैदिक सभ्यता में? तो सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है वैदिक सभ्यता में। तो इतना चीज़ क्लियर हुआ वैदिक सभ्यता के बारे में। अब देखिए, ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ और उनके आधुनिक नाम, यानी कि जो नदी हैं और उनके आधुनिक नाम क्या है, जो पहले का नाम क्या था और आधुनिक नाम क्या है। जैसे कि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत कहा जाता है, इंडिया कहा जाता है। तो ऐसे ही ऋग्वैदिक कालीन जो नदियाँ थी उनको पहले क्या कहा जाता था और उसका आधुनिक नाम क्या है। देखिए, ये जो पिंक बॉक्स दिख रहे हैं ना, पिंक बॉक्स, तो इसमें ये से लिया है। एक और ही लिखा है प्राचीन नाम और एक साइड में लिखा है आधुनिक नाम। तो देखिए, नदी का प्राचीन नाम क्या था? खुबा। खुबा का आधुनिक नाम है कुर्रम। खुबा का आधुनिक नाम क्या है? कुर्रम नदी। प्राचीन नाम खुबा नदी का आधुनिक नाम कुर्रम नदी है। और खुम्बा का आधुनिक नाम क्या है? काबुल नदी। वितस्तता का आधुनिक नाम क्या है? झेलम नदी। झेलम का प्राचीन नाम क्या था? वितस्तता।
तो देखिए ये सब है आधुनिक नाम और प्राचीन नाम। पहले क्या कहा जाता था उस नदी को और अब क्या कहा जाता है। तो खुबा को कुर्रम नदी, खुम्बा नदी को काबुल नदी, वितस्तता को झेलम नदी, अस्किनी नदी को चिनाब नदी कहा जाता है, आधुनिक नाम चिनाब नदी है। अब परुसड़ी नदी का आधुनिक नाम है रावी नदी, और सुतुद्री नदी का आधुनिक नाम है सतलुज नदी, और विपाशा नदी का आधुनिक नाम है व्यास नदी, और सतद्रु नदी का आधुनिक नाम है गंड नदी, और दृशद्वती नदी का आधुनिक नाम है घग्घर नदी, और गोमती का आधुनिक नाम है गोमल नदी, और सुवस्तु का आधुनिक नाम है स्वात। सुवस्तु का आधुनिक नाम क्या है, स्वात। तो ये नदियों का आधुनिक नाम था, यानी कि प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, उनको पहले क्या कहा जाता था और अब क्या कहा जाता है, आधुनिक नाम प्राचीन नाम। तो इतना चीज क्लियर हुआ लुसेंट का। अब देखिए, अब व्यापार व अर्थव्यवस्था के बारे में, वैदिक सभ्यता में व्यापार और अर्थव्यवस्था क्या था। तो देखिए इस लाइन को देख रहे हैं ना, लुसेंट में पेज नंबर 6 का ये पार्ट है। देखिए यहाँ पर देखिए, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पड़ी कहते थे। वैदिक सभ्यता में व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहा जाता था। वैदिक सभ्यता में व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहते थे, और इसमें लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। वैदिक सभ्यता में लेन देन की वस्तु विनिमय की जो प्रणाली थी वो प्रचलित थी। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय की प्रणाली क्या थी, प्रचलित थी। और अगला लाइन देखिए, ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेक नॉट सूदखोर कहा जाता था। वैदिक सभ्यता में ऋण लेकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को, यहाँ पे देखिए लिखा है ना, ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेक नॉट कहा जाता था। वैदिक सभ्यता में ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था, वेक नॉट, यानी कि सूदखोर जिसे बोलते हैं, सूदखोर। वैदिक सभ्यता में ऋण लेकर ब्याज देने वाले ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेक नॉट कहा जाता था, वेक नॉट सूदखोर कहा जाता था। तो इतना लाइन क्लियर हुआ। अब ये जो हम पढ़ाए हैं ना कि हर एक हेडिंग दिए हैं, और उस हेडिंग में उसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं, और ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सेम आप लोग ऐसे नोट्स बना सकते हैं, और ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है लुसेंट के लिए। तो आप लुसेंट अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने 12th पास कर लिया है तो अभी तक जो 12th तक रहता तो अपने सिलेबस में ही ज़्यादा बिजी रहता, तो लुसेंट के लिए उतना टाइम नहीं निकाल पाता। अगर जिसका 12th निकल गया है तो अपना लुसेंट को तैयारी कर सकता है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है लुसेंट। तो फिर देखिए, हम लुसेंट का हर एक लाइन पढ़ाते हैं, और वैदिक सभ्यता के बारे में अभी हम पढ़ा रहे हैं फिलहाल में, और वैदिक सभ्यता का अलग से प्लेलिस्ट भी है। देखिए, अब देखिए धार्मिक आस्था क्या था वैदिक सभ्यता में। धार्मिक आस्था यहाँ पे देखिए, मानव देवता मध्यस्थ, यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा है ना, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। मनुष्य एवं देवता के बीच, यानी कि मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता थे। मनुष्य एवं देवता के बीच के निभाने वाले देवता कौन थे, अग्नि की पूजा होती थी, अग्नि की पूजा की जाती थी। जो मनुष्य और देवता के बीच के जो मध्यस्थ, मनुष्य और देवता के बीच का जो मतलब संबंध था, भूमिका निभाने वाले देवता, मनुष्य और देवता के बीच में भूमिका निभाने वाले देवता को अग्नि की पूजा की जाती थी। देवता किस देवता की पूजा की जाती थी, अग्नि देवता की पूजा की जाती थी, जो कि मनुष्य और देवता के बीच का संबंध था। और इसमें अग्नि पूजा प्रमुख थी। अग्नि पूजा क्या थी, प्रमुख थी। वैदिक सभ्यता में अग्नि पूजा क्या ऐसी थी, प्रमुख थी। अब देखिए उत्तर वैदिक काल यहाँ पे लाइन में देखिए, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। देखिए उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में जो इंद्र थे उनका यहाँ पे देखिए, उनके जो मतलब सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे, इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल में उनके सर्वाधिक देवता थे इंद्र। अब उत्तर वैदिक काल में उनके जो प्रिय देवता कौन थे, प्रजापति हो गए थे। इंद्र के जगह पे कौन हो गए थे, प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में उनके प्रिय देवता थे प्रजापति।
तो उत्तर वैदिक काल में प्रिय देवता कौन थे? प्रजापति थी। और इसी में देखिए विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ है। विष्णु के 3 रूपों की कल्पना का विकास किस काल में हुआ है? यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ऋग वैदिक काल में हुआ है, उत्तर वैदिक काल में हुआ है? तो ऑब्वियसली उत्तर वैदिक काल में हुआ है, उत्तर वैदिक काल में। तो विष्णु के 3 रूपों की कल्पना का विकास, विष्णु के 3 रूपों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ है। तो ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए राजनीति से संबंधित वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। राजा के राज्याभिषेक के समय, यानी कि उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय किस यज्ञ का, राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था? कौन से यज्ञ का? राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। ये आप याद रखिएगा, किस काल में? तो उत्तर वैदिक काल में। ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए लिखा है, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ, यानी कि राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। ये आप लोग याद रखिए, और आपको नोट्स इस तरीके से बनाना है, तो बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला है वीडियो। वर्ण व्यवस्था, अब देखिए जैसे कि हम ऋग्वेद में हम वर्ण व्यवस्था जो था वो काम के आधार पर बांटा गया था, व्यवसाय के आधार पर। वैश्य शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को काम के आधार पर बांटा गया था ऋग्वेद में। तो और उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधारित पर देखिए वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म के आधार पर था। यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में वर्ण विभाजन जन्म आधारित था। उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित था, जन्म के आधार पर उनका वर्णन किया गया था। और ऋग्वेदिक में क्या था? ऋग्वेद में था कि जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो गया, तो उनको काम के आधार पर बांटा गया। देखो वो उनका ये काम रहेगा, उनका ये व्यवसाय रहेगा, उनको काम के आधार पर बांटा गया था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं है, उनको जन्म के आधार पर बांटा गया है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किस काल में हमें जो वर्ण व्यवस्था है उनको जन्म के आधार पर बांटा गया है? तो उत्तर वैदिक काल में। ये क्वेश्चन बनता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये पूछा गया कि वर्ण व्यवस्था जो है वो काम के आधार पर किस काल में बांटा गया, तो ऋग्वेद में। तो ये मतलब ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को काम के आधार पर और उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर बांटा गया है। तो इतना चीज़ क्लियर हुआ। तो देखिए हम लुसेंट का एक लाइन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक राइट साइड का पढ़ाए हैं, और जो लेफ्ट साइड का था पेज नंबर 6 जो है, पेज नंबर 6, ये पेज नंबर 6 का मतलब लाइन है, पेज नंबर 6 का एक साइड का है। मैंने पूरा पेज को नहीं दिखाया है, और इसका जो साइड का पेज था वो हम अगले वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसका जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिए। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है वो, और ये भी है। अभी इतना तो क्लियर हुआ, अभी और भी बाकी है वैदिक सभ्यता को पढ़ाने के लिए, तो 3-4 वीडियो में हो जाएगा कंप्लीट। तो अगला टॉपिक हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब से समझते रहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये वीडियो। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।